वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल मशकूक हो गया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर जाली कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। जाली वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड न सिर्फ एनसीओसी के रिकॉर्ड में मौजूद है बल्कि इसका नादरा के वेब पोर्टल पर भी इंदराज हो चुका है। पहले ही बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के इजरा पर तहफ्फुजात का इजहार किया जा चुका है। तो इन हालात में बात किस तरफ जाएगी? हमारा आज का पहला सवाल है, नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर जाली कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का इंकशाफ, वैक्सीन लगाने के निजाम पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC क्या कहेंगे, नवाज शरीफ को वैक्सीनेशन लग गई, गफलत है या साजिश है? ग़ालिबन NBC को आवाज़ नहीं गई है। जुनैर क्या कहेंगी, जो वैक्सीनेशन नवाज शरीफ साहब को लगी है यहाँ पे, गफलत कहेंगी इसे, शरारत कहेंगी? शरारत तब वो जब वो लगवा के इतनी स्पीड से वापस चले गए हों। आयरॉनिकली बड़ा शेमफुल है क्योंकि ऑलरेडी जिस तरीके से पोलिटिसाइज हुआ था पाकिस्तान का स्टेटस ऑन रेड लिस्ट UK की तरफ से, और कभी वो कहते थे हमारे साथ डेटा शेयरिंग नहीं हुई है, और कभी वो कहते थे इनका वैक्सीनेशन का जो सिस्टम है उस पर हमें शुभात हैं। तो अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो ऐसे लगता है जिस तरह इंटेंशनली ऐसा किया गया है जस्ट टू प्रूव द पॉइंट कि इस गवर्नमेंट का कोई भी काम जो है वो कामयाब नहीं होता या उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। वैक्सीन जिसने भी लगवाई है वो सब जानते हैं कि किस तरीके से प्रोसीजरली आप जाते हैं, आपका चेकअप होता है, फिर आपको वैक्सीनेशन के बाद वहाँ बिठाया जाता है, आपको एक कार्ड इशू होता है और वही आगे नादरा के साथ शेयर भी होता है आपका डेटा कि इस शख्स को वैक्सीन लग गई है। अब डेटा शेयरिंग तक अगर बात गई है तो दिस इज़ नॉट कॉन्स्पिरेसी, समथिंग मस्ट हैज़ हैपेंड। और ये किसने किया है? बकौल जो शहबाज गिल हैं उनके, हमने उन अहलकारों को पकड़ा है जो उस वक्त ड्यूटी पे थे, जो उस वक्त एंट्री कर रहे थे डेटा की एंड ऑल दैट। लेकिन बात यह है कि ये मत भूलेंगे ये वही मुल्क है जिसमें बरतानिया में अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो वहाँ से बैठ के यहाँ पे इलेक्शन भी जीत सकता है, और यहाँ के सेनेटर्स, इलेक्टेड सेनेटर्स वहाँ जाके कहते हैं हम वापस नहीं आते और उनकी सीट खाली रहती है। तो इस मुल्क को का जिस तरह मजाक बनाया गया है माजी में भी, ये उसी तरह की एक भोंडी कोशिश है, और ये बड़ी अफसोसनाक है क्योंकि सिर्फ एक पार्टी को डिस्क्रेडिट करने के लिए आप मुल्क को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ शेम। ठीक, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब क्या कहेंगे, आपके ख्याल में क्या ये सियासी शरारत है, और अगर है तो क्या ज़ाती मफादात इस कदर हावी हो गए हैं कि मुल्की साख को नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आ रहे हम? ठीक, मुजम्मिल सोहरवर्दी से भी रब्ता करेंगे। NBC क्या कहेंगे आप, वैक्सीन लगाने के निज़ाम पर सवालात उठ रहे हैं, नवाज शरीफ की वैक्सीन हुई है वो भी पाकिस्तान में, आपके ख्याल में ये शरारत है या फिर गफलत है? इतना सीरियस क्यों ले रही हैं आप? ये मार्फत की बातें, ये मार्फत की बातें, और ये आरिफ ही समझते हैं, जो बड़े सूफी और वलीउल्लाह हैं वही समझते हैं कैसे होता है कि एक जगह एक साहब मौजूद हैं और दूसरी जगह उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। ये तो मतलब आप पीर वीर उनकी पगड़ी चगड़ी बांध दें इनको, आप तगड़ी वाली पगड़ी। किसको अब असल नवाज शरीफ साहब, अच्छा आरिफ तो वो हुए ना, आरिफ दौरा तो वो हुए, लेकिन अब मसला क्या है? मसला बहुत सीरियस है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है और भारत पर भी कि वो जाली सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, वो वैक्सीनेशन के जाली सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं जो गुमराह कर रहे हैं इमिग्रेशन को, एयरपोर्ट्स पर भी और स्टेशंस के ऊपर भी। अब ये जो रैकेट है ये बड़ा ख़तरनाक रैकेट है, ये क्रिमिनल रैकेट है। नवाज शरीफ को तो लग गया, ठीक है, चलो लगा दिया, या उन्होंने लगा दिया किसी को, ये एक अलग बात रही।
लेकिन ये जो एक पैसा देकर जाली सर्टिफिकेट लेना कि वैक्सीनेट हो गया है, इसे क्या कहेंगे आप? ये धंधा है, कारोबार है, ये इस मुल्क में चल रहा है ये। कभी आप फेसबुक देखें, वहाँ लिखा है सर्टिफिकेट दस्तयाब है। अभी कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं पंजाब में भी और बलूचिस्तान में भी, जो ये काम कर रहे थे। और ये काम दरअसल करेंसी नोट की नकल करने के बराबर है, जाली पासपोर्ट बनाने के बराबर है, और इसकी सज़ा भी वही होनी चाहिए अगर पकड़ लें आप। तो ये भी देख लें, ये भी देखें कि वैक्सीनेशन किस तरह हो रही है, ये भी देखें वैक्सीनेटर्स कर क्या रहे हैं, कौन कौन वहाँ इन्वॉल्व है। क्या यही नहीं हो गया कि शनाख्ती कार्ड के लिए जाएं आप तो बाहर एक आदमी खड़ा हो कपड़ा रखे हुए कंधे पर और वो आपसे तय करे पैसे। पासपोर्ट का मसला भी यही है। तो ये एक और करप्शन हो गई आपके पास कि बग़ैर वैक्सीनेशन कराए हुए आप वैक्सीनेट हो गए। वाकई तो बड़ा कमाल हो गया। मैं समझता ये हूँ कि ये बहुत सीरियस मसला है। इससे पाकिस्तान का वक़ार ही नहीं, पाकिस्तान की इकनॉमी वाबस्ता होगी, पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी मुतासिर होंगी अगर हमने गड़बड़ की। तो ये गड़बड़ पकड़ लें। बेहतर ये है कि अभी काबू कर लें, और ये NCOC को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। NCOC बहुत अच्छा काम कर रही है, करती रही है, इसको तो पकड़े कम से कम। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, कोरोना के मौजूदा निज़ाम के बारे में आपकी क्या राय है? आपके ख्याल में इस निज़ाम में करप्शन है या मैनिपुलेशन है? असल में इसको एक सेगमेंट के तौर पे टोटल तो आप देख नहीं सकते जब आप उसमें करप्शन की या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि जहाँ तक तो ताल्लुक़ है आइडेंटिटी कार्ड पेश करके वैक्सीनेशन सेंटर में अपना वैक्सीन लगाने का, तो उस अमल से तो हम भी गुजरे हैं और हमारे साथ हमारे बहुत सारे कोलीग भी गुजरे हैं, बहुत सारे दोस्त गुजरे हैं, फैमिली मेंबर गुजरे हैं। तो वहाँ पे तो चीज़ें चेक तो होती हैं जब आप कंप्यूटर पे बैठे होते हैं। अब जो आप एक पर्टिकुलर केस की तरह पॉइंट आउट कर रही हैं, वो किस तरह हुआ और वो अगर हो रहा है तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ें जिनको चेक करने की ज़रूरत है, जो नादरा के ज़रिए बड़ी आसानी से किया जाता है अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आ रही है। दूसरी चीज़ आप बात कर रहे हैं जैसे ट्रैवलिंग के तौर पे, तो ये याद रखिएगा कि ट्रैवलिंग के तौर पे जितने ममालिक हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका है, यूरोप है, दुबई है, उन तमाम ममालिक ने अपनी अपनी लेबॉर्ट्रियाँ खुद ही तफवीज़ की हुई हैं कि जी आप सिर्फ उनसे अगर वैक्सीनेशन, तो वो जो सर्टिफिकेट होगा वो काबिल कबूल होगा। उसके अंदर उन्होंने टाइम लिमिट रखी हुई है, बात उसके अंदर वो सर्टिफिकेट लेके आए। तो अगर वहाँ पे कोई है तो वो तो उन ममालिक को उन लेबॉर्ट्रीज के ऊपर चीज देख जरूरत है। उसके हिसाब से आपने देखा एक पाकिस्तान की बड़ी मशहूर लेबॉर्ट्री है, उसको बैन भी कर दिया गया है बाज़ ममालिक की तरफ से कि आप उसका सर्टिफिकेट लेके नहीं आ सकते। इसी तरह का एक केस पिछले दिनों यहाँ पे पाकिस्तान बहुत सारे एशियाई ममालिक के लोग थे, उन्होंने जाली सर्टिफिकेट, बहुत सारे वर्कर वहाँ से आते हैं, लेबर वहाँ, तो वो उन्होंने जाली मशीन लगाई और हर लेबॉर्ट्री का, पाकिस्तान की और इंडिया की हर लेबॉर्ट्री का फॉर्म वहाँ पे अवेलेबल होता था। वो पुलिस ने रेड किया और उनको पकड़ा। तो ये ठीक, मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, ये नहीं इसको हेलो, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, गालिबन सिग्नल्स का इशू है, दोबारा आपकी जानिब आऊंगी। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, क्या कहेंगे? नवाज शरीफ को वैक्सीन लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है, आपके ख्याल में क्या ये सियासी शरारत है? नहीं, मैं इसको सियासी शरारत नहीं समझता, क्योंकि इसका नवाज शरीफ को भी नुकसान है और इसका मुस्लिम लीग नून को भी नुकसान है, इसका PTI को भी नुकसान है। मैं समझता हूँ ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, और क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर हो सकता है, जैसे कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्हें एक बड़ा नाम चाहिए था कि उसका बनाते, वरना तो किसी मुर्दे का भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बन सकता था, अगर दूसरा भी बन सकता था ID कार्ड के हवाले से। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो जैसे कि फेक ईमेल्स हमारी टीम न्यूजीलैंड वगैरह की क्रिकेटर्स की बेगम को भेजी गई, ऐसे ही हमारे ऊपर ट्रैवल बैन्स लगवाने के लिए सारे जो हमारा NCOC का सिस्टम है, नादरा का सिस्टम है, वैक्सीनेशन का सिस्टम है, इसको बदनाम करने के लिए ये एक साजिश है।
एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, इसको अनर्थ करना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने FIA को लिखा है, जो लोग हैं जो वैक्सीनेटर जिसने नादरा में अपडेट किया है वो डाटा एंट्री वो भी पता लग गया है कौन है, वैक्सीनेटर भी पता लग गया कौन है। कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी घोस्ट वैक्सीनेशन सेंटर से ये बन गया हो। MS भी पता लग गया है कोट ख्वाजा सईद का कहाँ से हुआ है। अब मेरा ख्याल है कि इसकी बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन और इसको टेस्ट केस के तौर पे हमें इसको अनर्थ करना चाहिए कि ये एक टेस्ट केस है कि ये हुआ कैसे है। अब ये ब्लेम गेम करना कि जी इसका उसको फ़ायदा था, ना नवाज शरीफ को फ़ायदा था, वो लंदन बैठे हैं, उन्होंने लंदन में अपनी वैक्सीनेशन करा ली होगी, उन्हें तो कोई फ़ायदा नहीं पाकिस्तान के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का। मैं समझता हूँ कि किसी ने उनका नाम भी इस्तेमाल किया है कि इस नाम से पाकिस्तान के सारे सिस्टम को दांव पे लगाने के लिए एक अच्छा केस बन सकता है। और मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा तो उन्होंने अपना पॉइंट स्कोर किया है। हमें इसके ऊपर आपस में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बजाय इसकी इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना चाहिए। कैसे अगर नवाज शरीफ का ID कार्ड ब्लॉक है तो नादरा ने उसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया, NCOC ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, उसके साथ साथ अगर नीचे हॉस्पिटल के डाटा एंट्री ऑपरेटर ने कुछ किया भी था तो उसे नादरा से ब्लॉक होना चाहिए था, NCOC से ब्लॉक होना चाहिए था, क्योंकि सिस्टम में क्रॉस चेक्स मौजूद हैं और इसने तमाम क्रॉस चेक्स को अबूर किया है जो फेडरल गवर्नमेंट के क्रॉस चेक्स हैं। तो ना आप जिम्मेदारी सिंपल पंजाब गवर्नमेंट पर डाल सकते हैं कि जी ये पंजाब से हो गया, ना सिंपल ऊपर। जिसने भी किया है उसने सारे चेक्स को अबूर किया है। यहाँ पंजाब के चेक्स को भी अबूर किया है, NCOC के चेक को भी अबूर किया है, नादरा के चेक को भी अबूर किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तफ्तीश की ज़रूरत है। इसके लिए तफ्तीश के लिए ख़त लिख दिया FIA को उन्होंने। मैं समझता हूँ DG FIA को बहुत ही अपने सीजनड ऑफिसर्स को एक टीम बनानी चाहिए और इस सारे को अनर्थ करके हमारे और दुनिया के सामने लाना चाहिए। ठीक है, यानी तफ्तीश करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल पॉइंट्स जुर्म अपना जुर्म है और हाँ ठीक हो गया। अतर रिसेंटली आपने ट्रैवल किया था इंग्लैंड से पाकिस्तान का और फिर पाकिस्तान से इंग्लैंड का, तो आपने भी एक सर्टिफिकेट जो है यकीनन शो किया होगा, तो कहीं आपको मशकूक निगाहों का सामना तो नहीं करना पड़ा? वैसे मुझे तो हर कोई मशकूक निगाहों से देखता है, पर उमूमन जो पाकिस्तान से सर्टिफिकेट आते हैं जो पाकिस्तान से सर्टिफिकेट आते हैं उनके ऊपर सवाल तो उठते रहते हैं। लेकिन हमने माजी में ये देखा कि बरतानिया में भी ऐसे ग्रोह पकड़े गए जो यहाँ पे फेक सर्टिफिकेट्स दे रहे थे कोरोना के। जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, जो मुजम्मल साहब ने अभी बात की, बहुत कम ऐसी बातें होती हैं जो मुजम्मल साहब से मैं एग्री करूँ, अक्सर हमारा इख्तिलाफ रहता है, पर एक एक बात से मैं उनकी एग्री करता हूँ। ये ऐसा मामला नहीं है कि जिसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग की जाए। अब हुकूमत को यहाँ पे समझदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, इसके ऊपर गैर ज़रूरी बयानबाजी के बजाय संजीदा इसकी तहकीकात करवाएं, इसलिए कि ये मियाँ साहब का मसला या मौजूदा हुकूमत का मसला नहीं, ये पूरे निज़ाम का मसला है और इससे बड़े मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा हो सकती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब कोरोना वायरस आया तो मैं आपको एक केस बताता हूँ कि बरतानिया में एक शख्स हॉस्पिटल के अंदर गया और उसने एक मास्क वहाँ से उठा के वो भाग गया। उस वक्त मुल्क के अंदर मास्क की कमी थी और कोरोना वायरस की जो सिचुएशन थी वो आप सब लोगों को पता है, आप लोगों ने रिपोर्ट भी की। उस शख्स को विद इन डेज गिरफ्तार करके फौरन सजा भी दे दी गई घंटों के अंदर और जेल भेज दी गया और एक मैसेज दिया गया कि ये बड़ा संगीन मसला है, इसको संजीदगी से लें। तो इसी तरह ये जो एक केस है इसके ऊपर हमें बड़ा संजीदगी से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किन लोगों ने ये किया, कैसे किया। इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। वफाकी इदारा जो है अगर वो इसके ऊपर तहकीकात कर रहा है वो ज़रूर करे। अगर उसको किसी और की हेल्प की ज़रूरत है, किसी और इदारे की, वो इदारे भी उसके डिस्पोजल पे होने चाहिए। और उसके साथ साथ जहाँ तक ये ताल्लुक है कि नवाज शरीफ साहब का शनाख्ती कार्ड कैंसिल हो गया, जी शनाख्ती कार्ड उनका कोई कैंसिल नहीं हुआ, पासपोर्ट भी उनका कोई कैंसिल नहीं हुआ, पासपोर्ट उनका रिन्यू नहीं किया गया, तो शनाख्ती कार्ड की तो एंट्री हो जाती है। मैं खुद जो मेरे पास एक दफ़ा शनाख्ती कार्ड ऐसा था जिसकी जो ज़ायदुल मियाद था उसके ऊपर भी एंट्री हो जाती है आपकी। तो शनाख्ती कार्ड उनका कोई कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ पासपोर्ट उनका रिन्यू नहीं किया गया। और अगर वो दरखास्त देंगे तो क्या पता उस हवाले से शायद हुकूमत देगी। ब्लॉक किया गया है। नहीं वो ब्लॉक है, वो नादरा में ब्लॉक आता है, उसके ऊपर ब्लॉक है, वो ब्लॉक है, ब्लॉक। ठीक है, ठीक है। अच्छा NBC, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे इर्द गिर्द ही बहुत सारे लोग हैं जो कि वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते और वो हिचकिचाहट का शिकार हैं। तो इस खबर के बाद आप क्या समझते हैं, किस तरह से वो इसका असर लेंगे? देखिए मैं बताऊँ आपको, जो ख़ास स्टाइल है
क्रिमिनल नेटवर्क का, वो ये है कि जो लोग वैक्सीन पे यकीन नहीं रखते, जो इसको हराम समझते हैं, जो इसको मुज़र सेहत समझते हैं, जो समझते हैं, मैं आपको लफ्ज़ बात करूँगा कि अफजाइश नस्ल के में रुकावट है ये, वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वो नहीं लगवाते, और उसके लिए फिर वो जाली रास्ते अख्तियार करते हैं और उनको फैसिलिटेट करने के लिए सहूलतकार मौजूद हैं जो उनको बना के देते। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से लोगों को, पकड़ा भी है उनको मैंने, और मैंने बताया भी है मुताल्लिक़ा काम को कि इस बंदे का सर्टिफिकेट जाली है, क्योंकि वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। जहाँ मैंने लगवाई वैक्सीनेशन, वहाँ हम कुछ लिमिटेड लोग होते हैं, आर्ट्स काउंसिल की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ वो नज़र नहीं आया, उसका एंट्री कैसे हो गई, डाटा कैसे हो गया, मालूम कहीं और से हुआ, वो कहीं और से हुआ और उसको जाली सर्टिफिकेट दिया गया। ऐसे कराची में तो बहुत लोग हैं, आबादी के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कराची में वो लोग बहुत हैं जो ऊपर से भी आए हैं, मतलब अप कंट्री से, कि जो यकीन नहीं रखते वैक्सीनेशन के ऊपर, और जब यकीन नहीं रखते वो वैक्सीनेशन नहीं कराते। जब वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो उन पर पाबंदी लगेंगी, सफ़र की पाबंदियाँ, हाईवे पाबंदी, ड्राइविंग में पाबंदी, ड्राइविंग लाइसेंस पे पाबंदी, आने वाले वक्त में पासपोर्ट पे पाबंदी, बैंक अकाउंट पे पाबंदी। तो वो फिर किस तरह करेंगे, फिर वो जाली काम करेंगे। तो मेरा ख्याल है इसको बहुत ख़तरनाक अंदाज पे, बहुत एग्रेसिवली इसको इन्वेस्टिगेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं सब लोग, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इंडिया से हमने सीखे ना सीखे, हमें इंडोनेशिया से सीखना चाहिए कि उन्हें किस तरह पकड़ा है इस पूरे नेटवर्क को। फिलीपींस से हमें सीखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। इंडिया ने तो खैर बहुत बड़ा एक ग्रुप तोड़ा है, पकड़ा है, लेकिन उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ क्रिमिनल भी बहुत ज़्यादा हैं, माफिया बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ ये माफिया इन बिल्डिंग है। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह की एनबीसी ने भी कहा, मुजम्मिल साहब भी यही कह रहे हैं कि बयानबाजी की बजाय अगर इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, ये तो इन्वेस्टिगेट हो सकता है, और मुजम्मिल साहब ने आपको सारा ट्रैक बता दिया, ट्रैक रिकॉर्ड भी बता दिया। ये क्रिमिनल एक्टिविटी तो है, उसमें एग्जैक्टली जिस शख्स ने भी किया है उसका भी कोई मोटिव होगा, ऐसे तो नहीं है, ये तो किसी न किसी मोटिव के तहत किया गया। उसमें आप पाकिस्तान को बदनाम करना कहें या गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए कहें, अगर स्टेट लेवल पे फेक ईमेल चल सकती है और उस फेक ईमेल पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स और पूरी की पूरी कैबिनेट और बोर्ड्स बिलीव कर सकते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि इस किस्म की चीज़ों में भी कहीं ना कहीं से दो नंबरी हो सकती है। और जैसे आपने कहा कि अपना नादरा के सिस्टम में, तो नादरा के सिस्टम में जो उनका जो बना हुआ है बैकअप भी बना होगा, तो टोटल कनेक्टेड सिस्टम के हिसाब से जो चीज़ें जो है वो शॉर्ट पास हो जाती हैं, लेकिन उनको इन्वेस्टिगेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एक केस इन टिपिकल रिलेट करता है नवाज शरीफ से, और इसके अंदर जो भी चीज आ रही है वो ये आ रही है कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी केसेस में देखेंगे तो लोग ऐसे मौजूद हैं, हो सकता है वो किसी और का आईडी कार्ड लेके अपने आप को वैक्सीन लगा रहे हो, लेकिन ऑन द स्पॉट जो नादरा का सिस्टम इस वक्त चल रहा है, ये जो इसमें एनसीओसी का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि एनसीओसी तो दूर बैठी हुई है ना, असल में तो ऑन द स्पॉट जो बैठे हुए हैं वो लोग बैठे हो जो वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर है, तो उनको चेक करना चाहिए। उस किस्म की चीजों का तदारुक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपने वैक्सीनेशन सेंटर में जो लोग बैठे हुए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मुजम्मिल साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? शाइस्ता, उसमें नादरा का बंदा होता है। देखें मैं एनबीसी मुजम्मिल साहब को कमेंट लेके आपकी जानिब आती हूं। जो नासिर बेग चुगताई साहब ने बात की है ना, वो किसी जो बंदा यहाँ मौजूद है उसने फेक बना लिया है, उसका पाकिस्तान को इंटरनेशनली वो नुकसान नहीं है जो नवाज शरीफ के सर्टिफिकेट का इंटरनेशनली नुकसान है, क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो कहेंगे कि ये मेरा नहीं है और ये गलत बना है, उसको गलत साबित करना ऑन द फेस ऑफ इट बहुत आसान है दुनिया के लिए। इसीलिए आप देखें 22 सितंबर को बना है और 23 सितंबर को मीडिया में लीक भी हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर दुनिया में शकूक पैदा करने की एक साजिश है, एक ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें मैं खुद समझता हूँ कि इंटरनेशनली हमारे दुश्मन ममालिक का हाथ हो सकता है कि पाकिस्तान पर ट्रैवल बैन रहे। आप देखें हम इंग्लैंड में रेड लिस्ट में रहे, जबकि भारत अंबर लिस्ट में चला
चला गया जहां बुरी सूरत हाल थी, और ममालिक भी। वो हमारे डिप्लोमेटिक फेलियर्स तो हो सकते हैं, उन पर बात हो सकती है, लेकिन जहां हम डिप्लोमेटिकली ओवरकम करते हैं वहां पर फिर दुश्मन ऐसी साजिशें करके हमें फिर दोबारा डिट्रैक करने लगता है, करने की कोशिश करता है दुश्मन। बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन, और ये 420/78 का जुर्म है, इसमें बहुत सख्त सजा है। जाली सर्टिफिकेट बनाने का कोई नई कानून साजी की जरूरत नहीं है, सरकारी डॉक्यूमेंट की फोर्जरी की बहुत सख्त सजा है। ठीक है, एनबीसी वन लाइनर कमेंट ऐड कीजिएगा, उसके बाद मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। मेरा ख्याल है इस पर नादरा से बात की जाए। नादरा का बंदा वहाँ बैठा होता है, वो डाटा एंट्री करता है शनाख्ती कार्ड की, और उसके पास स्टेटस होता है कि क्या ये ब्लॉक है, और अगर ये एक्सपायर हो चुका है तो वो अलाउ कर देता है, अगर ब्लॉक है तो मना कर देता है। उस पर लिखा आता है ब्लॉक है, कार्ड ब्लॉक है। तो अगर कार्ड ब्लॉक है, नवाज शरीफ साहब को वाकई ब्लॉक है, तो वो कैसे हो गया? तो ये वाकई बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल है, और इससे हमारा जो इमेज है और ख़राब हो। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। सभी का मानना यह है कि शरारत, गफलत या साजिश नहीं बल्कि क्रिमिनल एक्टिविटी, बयानबाजी की बजाय इस मामले पर तहकीकात की जाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अद्वियात की कीमतों में जो आए रोज़ इजाफा हो रहा है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ ने अपने इंतखाबी मंशूर में सेहत के शोबे में इनकलाब लाने का वादा किया था। नए पाकिस्तान में वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, उल्टा आवाम को मजीद महंगी अद्वियात खरीदनी पड़ रही हैं। तहरीक इंसाफ के 3 सालों में अद्वियात की कीमतों में 4 बार इजाफा हुआ है। वजीर आजम ने पहले आमिर कियानी और जफर मिर्जा को हटाया, फिर यह जिम्मेदारी डॉक्टर फैसल सुल्तान को दे दी गई, मगर ये इजाफा कमी में कभी तब्दील ना हो सका। सेहत के शोबे में इस्लाहात और इनकलाब में अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करना शामिल नहीं था। तो हमारा सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के 3 सालों में अद्वियात की कीमतों में 4 बार इजाफा, क्या तहरीक इंसाफ अब तक सेहत के शोबे में इस्लाहात करने में कामयाब रही या नहीं? एनबीसी, वादा किया था तहरीक इंसाफ ने कि सेहत के शोबे में इनकलाब लाएंगे, क्या यही वो इनकलाब है कि कीमतों में 4 मरतबा इजाफा हो गया? इनकलाब ये है कि आपके यहाँ महंगाई पता नहीं कितनी बढ़ गई। अब ये एडीपी की रिपोर्ट है कि जुनूबी, हमारे यहाँ वजीर तो कुछ और कहते हैं, एडीपी कुछ और कहते हैं, मुमकिन है वो मुसलमान नहीं तो इसलिए कहते हो कि जुनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में बढ़ी है, और जुनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा कीमतों में इजाफा पाकिस्तान में हुआ है, और जुनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा कम तरक्की पाकिस्तान में होगी। ये उनकी रिपोर्टें जो आपको इमदाद देते हैं, जो आपको फ़ंड देते हैं, सरमाया देते हैं अपने आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए, तालीम के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सड़कों के लिए। अब बात यह है कि दवा जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है कि बेशतर घरों की, अल्लाह ना करे लोगों को ज़रूरत पड़े, लेकिन बेशतर घरों में दवाओं का इस्तेमाल है। बाज़ जगह पे मामूली दवाएँ होती हैं, और बाज़ जगह बहुत संगीन मर्ज़ की दवा होती है। संगीन मर्ज़ जो हैं वो हेपेटाइटिस है, वो हार्ट का मसाइल हैं, वो ज़ाहिर सी बात है कैंसर है, और कैंसर में फिर आगे आप जाएं तो मुख्तलिफ सिस्टम है, मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। अब हर प्रोसेस भी महंगा हो रहा है, दवा भी महंगी हो रही है, और दवाओं में 37 से 40% इजाफा हो चुका है। इसके लिए कहते ये हैं कि हमारा खाम माल जो है वो महंगा मिलता है। हम जो दवाएं बनाते हैं वो इसलिए महंगी है कि खाम माल महंगा मिलता है। तो मसला क़ुव्वत ख़रीद का भी तो होता है ना, कि जब महंगाई बढ़ती है तो आप क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा करते हैं। आप इजाफा वहाँ नहीं कर रहे हैं, महंगाई में इजाफा कर रहे हैं आप और मुल्क उठाकर देख लें, कंपेरेटिव स्टडी कर लें आप अपनी करेंसी की कीमत के हिसाब से और उनकी करेंसी की कीमत के हिसाब से। उनकी कीमतें क्या हैं, हमारे यहाँ कीमतें क्या हैं। हमारे यहाँ तो यार रोटी महंगी हो गई है। हमारे यहाँ वो एक वक्त का खाना जो हम बड़े फ़ख्र से कहते थे कि कराची में 10 रुपये में एक वक्त पूरा खाना होता है, आदमी जो 3 रोटियाँ खाता है तंदूर की, वो बड़ा मेहनत कश होता है, वो आराम से खा लेता है, वो नहीं है। अब 125-200 रुपये हो गया है। दैट्स वाई कि आपके यहाँ चैरिटीज़ खुलने लगी हैं, आलमगीर, सीलानी, ईदी और दूसरे इदारे जो लाखों लोगों को फीड कर रहे हैं, लाखों लोगों को खिला रहे हैं। जितनी गुर्बत बढ़ेगी उतने ही ये इदारे बढ़ते चले जाएंगे और इनके ऊपर बोझ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अवाम है, उनको सलाम
कि वो इनको पूरा कर रहे हैं। अब मसला क्या है कि गैस की कीमतों में आप इजाफा कर रहे हैं, ये इजाफा जाएगा आवाम के ऊपर और फिर चीज़ें बढ़ेंगी। फिर तंदूर वाले कहेंगे जी हम तो आपको नहीं दे रहे 10 रुपए की 12 रुपए की रोटी। आप कीमत LNG की कीमतों में इजाफा करने वाले हैं आप आने वाले वक्त में, क्योंकि आपने बड़ी महंगी खरीदी है और गलत खरीदी है आपने, टेंडर भी गलत दिया है आपने, वो पूरी हिस्ट्री आपके सामने। रोटी, कपड़ा, आपकी सब्जियां, आपकी दालें जो आम आदमी के लिए होती हैं। पहले कहते हैं ना घर में दाल पकती, चने की दाल खाता है ये, वो चने की दालें बड़ी महंगी हो गई है। मसला ये है, गोश्त तो छोड़ दें आप, तो महंगाई हर तरफ से है, हर तरफ से हमला कर रही है और उसको निपटने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता। मैं बड़ा अफसोस की बात कहता हूँ बाज़ औक़ात कि जब भी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने नोटिस लिया है और मीटिंग बुलाई है, डर लगता है उसके बाद कि और ना बढ़ जाए। अभी जो इजाफा हुआ है अगस्त में दवाओं में, वो 37 दवाओं में इजाफा हुआ है। अगर वो लिस्ट देख ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा क्या सूरत हाल है। बिल्कुल जुनैरा, हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब हेल्थ कार्ड्स तो बांट रहे हैं लेकिन अद्वियात की कीमतों में कमी नहीं आ रही। क्या हेल्थ रिफॉर्म्स में अद्वियात की कीमतों में कमी शामिल नहीं है? ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। देखें, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होती है उसके लिए ये हेल्थ कार्ड्स नहीं मिल रहे, एक तो ये जहन में रखें। ये सेकेंडरी के लिए है और प्राइमरी के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है, तो ये वो मकसद पूरा नहीं कर रहे जो मैं और आप समझ रहे हैं हेल्थ कार्ड्स। आपने अपने हॉस्पिटल्स कितने अप्रोचेबल और इक्विप्ड रखे हैं और दवा कितनी पहुँच में है लोगों के। अगर हमें ये पता चल रहा है कि सरकारी दवाखाने से या हॉस्पिटल से कई दवाइयाँ मिलती ही नहीं है कि जी ये बहुत महंगी है, ये आप बाहर से ले आएँ। एक ख़ास कैटेगरी रखी हुई है और एक ख़ास कैटेगरी है जिसके लिए वो बाहर भेजते हैं। अब वो बाहर भेजते हैं, वो उनके जानने वाले इर्द गिर्द सारे एक नेक्सस के लोग हैं जहाँ से वो दवाइयाँ महंगी मिलती हैं। अब इसी तरह जो नेक्सस है बिटवीन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड डॉक्टर, वो एक अलहदा कहानी है कि डॉक्टर उसी ब्रांड का नाम लिख के देगा। पिछले दिनों ड्रैप ने कहा कि आप सॉल्ट का नाम लिख के दें, सॉल्ट के नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो ख़रीदने जाएगा उसको जो ब्रांड फार्मेसी वाला दे देगा उसको वही लेना पड़ेगा। सो इट्स अ कंप्लीट नेक्सस। और मेरा ख्याल है फैसल सुल्तान या उससे पहले जितने भी लोग थे वो इसको बखूबी जानते हैं, वो बड़े सक्सेसफुल अपने अपने शोबों में चीज़ों को चलाते रहे हैं। पूछने की बात यह है कि क्या वजह है कि वो इन छोटे छोटे मामलात में जिन पे मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं वो काबू नहीं पा सके। जस्ट लाइक इन्फ्लेशन की हम सब बात करते हैं, इन्फ्लेशन एक वक्त में काबिल कबूल होती है अगर साथ साथ ग्रोथ हो रही हो। किसी हद तक कई लोग कहते हैं कि अगर बैलेंस साथ साथ चल रहा हो तो इन्फ्लेशन भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन इन्फ्लेशन आसमान को छू रही हो और ग्रोथ नज़र ना आ रही हो। इसी तरह जो ग्रोथ फ़र्ज़ करें, ये कह रहे हैं जी हाउसिंग में बहुत एक तब्दीली आ रही है और बूम आ रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री कहीं से कहीं पहुँच गई तो वो बिल्डर्स के लिए पहुँच गई। सीमेंट, लोहा, जो कुछ हाउसिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो इस वक्त इतने ज़्यादा महंगाई के करीब है कि आम आदमी अपना घर नहीं बना सकता। तो वज़ीर आज़म कौन से घर बना के देंगे लोगों को सस्ते। इसी तरह बैंक्स जो हैं वो लोन्स नहीं दे रहे, सिर्फ बिल्डर्स को और बड़े लोगों को दे रहे हैं, आम आदमी को नहीं दे रहे। सो जो नज़र आ रहा है सरफेस लेवल पे बैनर्स बहुत सारे लगे हुए हैं प्रोजेक्ट्स के, लेकिन अंदर चाहे वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हों, चाहे वो घर के लिए कर्जा हो, चाहे वो हेल्थ कार्ड हो, उन सब के साथ ऐसे लकूनास अटैच्ड हैं जिससे आम आदमी को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह पता है कि वो इन प्रोजेक्ट्स को क्या सिर्फ सामने इलेक्शंस हैं इसलिए चला रही है, इसलिए कि 5 सालों में अभी तक तो कुछ किया नहीं है, तो जल्दी जल्दी 4-5 फ्लैग्स तो ऐसे होने चाहिए जो वो सेल कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि अगर ड्रग्स का ये हाल है, अगर दवाइयों का ये हाल है, तो फिर क्या मांगे हम इनसे। और बिल्कुल अतर बज़ाहिर नज़र ये आता है कि प्राइस कंट्रोल का नए पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इत्तफाक करेंगे? नहीं जी, मैं इत्तेफाक तो नहीं करूंगा। निज़ाम तो है, अब उसके ऊपर अमल दरामद कितनी होती है ये एक अलग बहस है। जहां तक प्राइसेस की इंक्रीज का ताल्लुक है, देखें इसके ऊपर आप बहुत सारी जस्टिफिकेशंस दे सकते हैं, लेकिन आम शहरी इससे मुतासिर होता है। उसको ये सारी चीजें समझ नहीं आनी कि जी आप बताएं कि फलाने मुल्क में भी ये हो गया, बाहर से जो रॉ मटीरियल आता है वो महंगा हो गया। इसलिए कि अगर आप भारत की भी मिसाल लें तो गालिबन 2019 के अंदर मोदी हुकूमत ने तकरीबन 20 या 21 दवाइयों की कीमत जो है वो 50% इंक्रीज कर दी थी,
ऑल्दो कि उनकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पे जितने बड़े पैमाने पे बनती हैं अद्वियात तो वहां पे इस वजह से सस्ती मिलती हैं, लेकिन वहां पे भी इंक्रीज हुई। और इसमें इशू ये होता है कि एक चीज होती है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो आपको बाहर से मंगवाने पड़ते हैं जब आपका डॉलर 120 से 160 पे चला जाएगा। जब आपका डॉलर जो है वो इतना ज्यादा आपके रुपए की कदर जो है गिर जाएगी डॉलर के मुकाबले में, तो फिर चीजें तो महंगी होंगी। लेकिन ये आइसोलेशन में नहीं है, मैं अगेन कहूंगा आप पूरी दुनिया में देख लें, हर तरफ जो है वो लगी हुई है, आग लगी हुई है प्राइसेस की। बर्तानिया जैसे मुल्क के अंदर एक कंपनी डिफॉल्ट होगी, इतनी बड़ी कंपनी, उसको अब हुकूमत 50 मिलियन पाउंड खुद दे रही है कि तुम कंपनी अपनी जारी रखो, नहीं तो फूड की जो आइटम्स हैं उनकी कीमत ऊपर चली जाएगी। वो फूड आइटम्स के लिए कार्बन कोई चीज उसमें इस्तेमाल होती है, वो कंपनी बनाती है। तो दुनिया भर में खाने पीने की चीजें हों, चाहे वो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड चीजें हों, उन सब की कीमत ऊपर गई है। लेकिन ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना। अब आम बंदे को आप इस हवाले से जो मर्जी बताते रहे, जो मर्जी समझाते रहे, प्राइमरी केयर आप जब तक ठीक नहीं करेंगे, जहां पे आम बंदा जाके अपनी दवाई ले ले नजला जुकाम की, बुखार की, खांसी की, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन जो सेहत कार्ड की चीज है ना, वो उससे बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने फायदा उठाया। अगर आप लाहौर के जिला में ही देख लें तो लाहौर के जिला के आगे पीछे तकरीबन 10 लाख खानदान हैं जिन्होंने सेहत कार्ड हासिल कर लिया। उसमें से तकरीबन 3 लाख लोग हैं जिन्होंने सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी करवाई है, और 60,000 के करीब, अगर मेरी फिगर गलत नहीं है, 50 से 60,000 के दरमियान जो लोग ऐसे हैं जिनकी हॉस्पिटलाइजेशन भी हुई है उसी कार्ड के ऊपर। तो ये जो सेहत कार्ड है वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, उससे लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन जो अद्वियात महंगी हो रही हैं उसका दिफा करना भी हुकूमत के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि आम शहरी उससे मुतासिर हो रहा है। ठीक, जुनैरा और NBC आपके जानिब बाद में आऊंगी, पहले मैं कमेंट ले लेती हूँ ब्रिगेडियर साहब का और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब का। मुजम्मिल साहब, हमने देखा पहले आमिर कियानी साहब आए, फिर डॉक्टर जफर मिर्जा और अब डॉक्टर फैसल सुल्तान। लोग तब्दील हो रहे हैं लेकिन पॉलिसियां तब्दील नहीं हो रही, क्यों? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ पिछले 20 साल से और इंसुलिन यूज़ करता हूँ, और अगर मैं कुछ खाऊं तो मुझे इंसुलिन साथ लेनी पड़ती है, क्योंकि मैं उसके बगैर तो फिर मैं मर जाऊंगा, और मुझे अगर ज़िंदा रहना है तो मुझे इंसुलिन के साथ ज़िंदा रहना है। दिस इज़ माय लाइफ। और अगर इंसुलिन की कीमत 30-40% गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है और उससे मेरी सैलरी नहीं बढ़ी है, लेकिन मेरा इंसुलिन का जो बिल है वो 40-50% बढ़ गया है, जो इसके साथ मैं डायबिटीज़ की गोलियां यूज़ करता हूं वो 50% बढ़ गई हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मुझे ये भी मुश्किल है कि मैं खाऊं और मुझे ये भी मुश्किल है कि मैं इंसुलिन लगाऊं। ये मेरी अपनी ज़ात की बात है जो मैं करता हूँ। लिहाजा गवर्नमेंट, आप ये बिल्कुल कैरलेसली नहीं कह सकते चूँकि डॉलर ऊपर चला गया, चूँकि ये हो गया, चूँकि ये हो गया, लिहाजा दवाइयों ने तो महंगा होना था। हम बिल्कुल, जो चोर हुकूमत थी और जो बहुत बड़े चोर थे उनके दौर में हमने फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को सड़कों पर कीमतें बढ़ाने के लिए एहतजाज करते भी देखा, लेकिन उस वक़्त की हुकूमत जो चोर थी वो कीमतें बढ़ाने पर राज़ी नहीं होती थी, इसलिए कि क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि एक आम आदमी की ज़िंदगी का सवाल है। आप समझें, जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, जो एक मुस्तकिल एलिमेंट है, जो हार्ट के पेशेंट हैं जो हार्ट की दवाई लेते हैं, जो और किस्म की जिनकी किडनीज की दवाइयाँ उन्होंने लेनी है, लिवर की दवाई लेनी है, जिनको और प्रॉब्लम्स हैं और उन्होंने उसके लिए कांस्टेंट मेडिसिन लेनी है, उनके ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है इन प्राइसेस के बढ़ने का। मतलब मैं ऐसी दवाइयाँ आपको बता सकता हूँ जो बूढ़े लोग लेते हैं, उनकी कीमतों में 300-300% भी इजाफा हुआ है। मेरे घर पेरेंट्स थे, अभी मेरे फादर की, मेरी मदर हैं, कुछ दवाइयों की कीमतों में 300-300% भी इजाफा हुआ है। तो इसलिए ये बिल्कुल गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट तो अभी तक कोरोना के टेस्ट की एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर एक फ़ीस मुकर्रर नहीं कर सकी है। हर लैब ने अपने पैसे रखे हुए हैं, कोई 5,000 में कर रहा है, कोई 7,000 में कर रहा है, कोई 8,000 में कर रहा है, जबकि चोर हुकूमत में डेंगू का एक टेस्ट की एक 80 रुपये कीमत तो मुकर्रर हो गई थी कि सब ने उस पर करना है, इस कीमत पर टेस्ट होगा। अभी आप उस कंपनी पे चले जाएँ तो वो 9,000 में कर लेगा। एक खुली छूट है मेडिकल को और हेल्थ केयर को, मुझे समझ नहीं आ रही इस हुकूमत में। यहाँ तो डॉक्टर्स में देखें, प्राइवेट डॉक्टर की फीस 2,500-3,000 रुपए हो गई है,
जो 1000 रुपये होती थी, अभी आप किसी क्लिनिक पे डॉक्टर को दिखाने चले जाएं तो उसकी फीस जो है वो 300% बढ़ चुकी है। बिल्कुल, यानी सेहत के शोबे में इस्लाहात होने की जरूरत है और बड़े हेल्थ कार्ड पे नहीं, जरूरत है, सिर्फ हेल्थ कार्ड पे नहीं बेचा जा सकता इसको। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं अद्वियात की कीमतें ऊपर तो जाती हैं लेकिन वापस नीचे नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी हमने यही देखा, लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये रिवायत तहरीक इंसाफ तोड़ पाएगी? नहीं, रिवायत तो अभी तक नहीं टूटी, लेकिन जहाँ तक हुकूमतों का सवाल है तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पुरानी हुकूमत के ज़माने में 1-2-3 बहुत बड़े बड़े स्कैंडल हुए थे आउटडेटेड दवाइयों के बेचने के, जिसमें लाहौर के सबसे बड़े हॉस्पिटल इन्वॉल्व थे तरह हुकूमतों में कि आपने स्टोर में दवाइयाँ रखी थी, वो आप लोगों को सप्लाई करते रहे, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी बड़े लाहौर में अभी स्टंट लग गए हैं, अभी स्टंट लग गए हैं। ब्रिगेडियर साहब आपकी जाने भी आ जाती है, ब्रिगेडियर साहब को अपनी बात मुकम्मल करने दीजिएगा। मुजम्मिल साहब, अभी स्टंट लग गए हैं वहीं उसी हॉस्पिटल। मुजम्मिल साहब, ब्रिगेडियर साहब को अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में लगे थे, पहले स्कैंडल उस वक्त आया था, अगर आपको याद हो तो। अभी पिछले महीने आया, पिछले महीने, इसी महीने, इसी महीने लगे। आपको पिछला अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत है, अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब वाला स्कैंडल मिनिस्टर ने इंक्वायरी का हुक्म दिया, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इसी महीने आया स्कैंडल। नहीं, पर ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी आया था जिसमें 100 के करीब लोग मर गए थे। पाकिस्तान का टैक्स खा के चले गए, टैक्स पाकिस्तान का, मेरा टैक्स खाया, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे झूठ बोला कि मेरी मिले नहीं है, उनकी बेटी ने कहा मेरे घर नहीं है, तो उनसे कंपैरिजन ना करें किसी भी सूरत में, जो करंट सिचुएशन है उसमें बात करें। और करंट सिचुएशन वाकई यही है कि दवाइयों की कीमतें ज्यादा है, लेकिन जाली दवाइयां जो सप्लाई होती थी वो भी याद रखिएगा। तो बात यह है कि हम सियासत के तौर पर हर चीज को सियासी अगर ना बनाए तो उसका तजिया बेहतर होगा। और उसमें 2 चीजें हैं जो शामिल होती है, एक तो गवर्नमेंट लेवल पे एक्सपेंडिचर है, आपने बजट बढ़ाया, लेकिन वो बजट जो आपने बढ़ाया दफा 2021 या 2022 में, जो आपने 25 से कोई 28 अपना 28.3 बिलियन रुपीस किया, तो वो सिर्फ 0.4% की इंक्रीज थी। दुनिया कहती है कि आपको कोई $86 पर पर्सन पर कैपिटा इनकम के तौर पे पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग चाहिए है सेहत के ऊपर। पाकिस्तान के बजट के हिसाब से 45% जो पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग है सेहत के ऊपर से पर कैपिटा, उसमें असल में आज हो रही ये रहा है कि 14% पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है वो खर्च कर रहा है, जबकि $28 जो है वो पर पर्सन बंदा खुद बर्दाश्त कर रहा है। अभी उसमें जो कंपैरिजन आप करेंगे वो ये है कि जो दवाइयों की कीमतें बढ़ रही है वो अनजस्टिफाइड बढ़ रही है। जो डॉलर आज महंगा होता है, कीमत जो है वो बैक देर में बढ़ाई जाती है। और हर दवाई ऐसी नहीं है जिसका रॉ मटेरियल आप बाहर से मंगा रहे हैं, ये भी याद, ये मुनाफी है जो दवाइयों की कंपनियां उनकी, और वो खेल रहे हैं लोगों की सेहत से। लेकिन गवर्नमेंट का जहां पे आप एटीट्यूड देखते हैं वो ये है कि अगर वो फहाद चौधरी साहब ये कहें कि दवाइयों की कीमतें इसलिए बढ़ाई है कि ब्लैक हो रही है, तो आप मुझे बताइए ब्लैक कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? सो देयर इज ए मिसमैनेजमेंट, और उस मिसमैनेजमेंट की वजह से अगर आमिर कियानी के जमाने में हुई थी, उसको फिर मिनिस्टर लगाने की क्या जरूरत है? यानी कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से अद्वियात की कीमतों में इजाफा हम देख रहे हैं। एनबीसी क्विकली कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मुझे जुनैरा की जाने बढ़ना, फिर मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। एक्चुअली मैं बहुत एहतराम के साथ कहूँगा कि ये हुकूमत हर माफिया के सामने झुक चुकी है। वो मेडिसिन माफिया हो, वो टिम्बर माफिया हो, वो आटा माफिया हो, चीनी माफिया हो, ड्रग माफिया हो, कोई भी माफिया हो, किसी के सबके सामने झुक चुकी है, किसी को रजिस्टिंग कर रही, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। ठीक है, माफिया दूसरा ये कि झुक चुकी है। अथर भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि इंग्लैंड में भी होता है, इंग्लैंड में वहाँ आवाम को सब्सिडी दी जाती है, वो वेलफेयर स्टेट है। ठीक है, अगर कोई बेरोजगार है तो उसको बेरोजगारी अलाउंस मिलता है, वो फाके नहीं करता, वो भूखे नहीं मरता। यही पूरी दुनिया का हाल है। तो मुकाबला ना करें पाकिस्तान का उससे। ठीक है, मुकाबला नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का। जुनैरा, आप क्या कहेंगी?
देखिए, एक तो जब पाकिस्तान के किसी मसले का जिक्र होता है तो पता नहीं हमें दुनिया क्यों याद आ जाती है, हम किसी के साथ कंपैरिजन में क्यों पड़ जाते हैं। ऑल वी नीड इज़ इंट्रोस्पेक्शन एंड एन आंसर फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो इलेक्ट होके आई थी कुछ वादे करके, हमें उसका जवाब चाहिए होता है, दैट्स ऑल। पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन पे लेके अगर सियासत हो रही है तो बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन ये भी याद रखें कि हर चीज़ को क्योंकि लोग डॉलर पे डाल देते हैं, तो जब डॉलर फ्री फ्लोट पे अभी इतना ऊंचा जा रहा था और 48 आवर्स तक मुस्तकिल उड़ान भरता रहा बकौल लोगों के, उस वक्त स्टेट बैंक ने इंटरवीन क्यों नहीं किया? क्यों कोशिश नहीं की उसको स्टेबलाइज करने की, जबकि वो उनका प्रेरोगेटिव है? तो कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा कि उससे किसको फ़ायदा हुआ, या माजी में इस तरह की प्रैक्टिसेस होती रही तो क्यों होती रही। तो हर चीज़ का लोगों को अब पता चलता जा रहा है। इट इज़ नो मोर पॉसिबल कि आप बड़ी बड़ी थ्योरीज बता के लोगों को कंफ्यूज करते रहें। ठीक है मुजम्मिल साहब, कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी, आपका कॉमेंट ऐड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। कीमतें बढ़ी, क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, इसका दफ़ा यकीनन मुश्किल है हुकूमत के लिए, और सेहत के शोबे में अभी बहुत काम की ज़रूरत है, सभी का मानना यह है। ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ख़वातीन के हक़ के विरासत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो हम फैसला दिया है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख़वातीन के हक़ विरासत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अगर ख़वातीन जिंदगी में अपना हक ना लें तो उनकी औलाद दावा नहीं कर सकती। मुल्क में ख़वातीन के विरासत के हक से कोई इनकार तो नहीं करता, मगर देता भी कोई नहीं है। पार्लियामेंट और अदालती सतह पर तो ख़वातीन को हक दिलाने की ये कोशिशें नजर आती हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स का कानून हो या बलूचिस्तान हाई कोर्ट का ख़वातीन के विरासती हक को महफूज बनाने का रवा साल का फैसला। मगर यहाँ सवाल यह है कि ख़वातीन को विरासत में अपना हक लेने के लिए क्या होगा। हमारा आज का तीसरा सवाल यह है कि ख़वातीन को विरासत में हक अपनी जिंदगी में ही लेना होगा। ये फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। ख़वातीन को विरासत में हक लेने के लिए करना क्या होगा, आप क्या कहेंगे मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब? मैं इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। हमारे यहाँ बहुत सी जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं बहनों की, भाइयों की, और अगर बहन अपनी ज़िंदगी में हक़ छोड़ कर नहीं गई या उसने कुछ लिख कर नहीं दिया बाकी बहन भाइयों को और उसका वो हक़ पेंडिंग है, तो वो उसकी औलाद का हक़ होना चाहिए। विरासत यही है, इनहेरिटेंस है, दादे से पोते तक इनहेरिटेंस ख़त्म नहीं हो सकती। और इस तरह इस पर ये एक लीगल बार लगा देना कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया। अब ये भी हो सकता है कि वो जो बेटी है वो अगर माँ बाप की ज़िंदगी में मर जाए और उसके बच्चे बाद में आगे हों तो क्या वो विरासत में हक़ नहीं लेंगे? ये तो एक बड़ी बात हो गई ना कि एक पेरेंट ज़िंदा है, उनकी बेटी मर गई है, उसके 2-3 बच्चे हैं, वो अब अपनी जो माँ के आगे से विरासत का हिस्सा है उसमें हक़ नहीं लेंगे। मैं इस फैसले को नहीं सही समझता। इनहेरिटेंस का जो राइट है वो बग़ैर किसी लीगल बार के तादम ज़िंदगी होना चाहिए बच्चों से आगे तक, जब तक कि कोई उसको वॉलंटरली लिख कर ना छोड़े। और उस लिख कर छोड़ने के लिए भी ये है कि वो कॉन्शियसली अदालत में जाकर बिल्कुल बग़ैर, जैसे 164 का बयान होता है, बिल्कुल वैसे छोड़ा जाए। अदरवाइज़ इसको इस तरह कहना कि जी अगर ज़िंदगी में नहीं लिया तो आगे बच्चों को नहीं मिलेगा, आई डोंट एग्री विद इट। ठीक, जुनैरा, ख़वातीन के हक़ विरासत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, आपके ख्याल में क्या ख़वातीन को इससे रिलीफ मिलेगा? पहले तो जो उन्होंने कहा है अपनी ज़िंदगी में ले लें, तो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ कचहरी से या जुडिशल सिस्टम से अपनी ज़िंदगी में तो नहीं मिलती, उसके लिए 2-3 ज़िंदगियाँ चाहिए ही होती हैं आपको। तो एक लिहाज से तो किस्सा ही ख़त्म कर दिया उन्होंने कि भाई ठीक है, नहीं मिलता तो ना मिले। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि अगर वाकई हमारा लॉ, हमारा सिस्टम ये समझता है कि ख़वातीन को उनका हक़ मिलना चाहिए, तो स्ट्रेट अवे कोई लॉ बना दे। इस तरह ये एक केस के बारे में इस तरीके का डिसीजन दे के मज़ीद कन्फ्यूजन क्यों पेश कर रहे हैं। मैं मुजम्मिल साहब से एग्री करूंगी कि उसके बच्चे नहीं क्लेम कर सकते। अगर वो खातून नहीं कर सकी, उनको नहीं अलाउ किया उनके घर वालों ने, उनके ऊपर कोई जबर था जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, तो अगर उनके बच्चे मांग रहे हैं तो उन्हें तो दें, ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो कि किसी ना किसी जगह पे जाके जिसका हक है उसको मिलेगा, चाहे वो उसकी औलाद ही क्यों ना हो। तो ये अजीब सा फैसला है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसकी क्या लॉजिक है ऑनरेबल जजेस के ज़हन में। ठीक, एनबीसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आपके ख्याल में विरासत के केसेस में फौरी फैसले होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते जब तक कि
अखबार में इश्तहार ना जाए, वो एक केस ना बने, कोर्ट ना जाए, बहुत लंबा प्रोसेस है। हमारे यहाँ वसीयत लिखने का चलन बहुत कम है, हालांकि हुक्म है कि अपनी वसीयत लिखा करो। अच्छा, अब मैं एक बात, बहुत अच्छी बातें की सब दोस्तों ने, बहुत ज़बरदस्त बातें की। मैं बहुत प्लेन बात करना चाहता हूँ कि अगर खातून मर जाती है, इंतकाल हो जाता है उसका बाप जिंदा है और उनके बच्चे जिंदा हैं, तो क्या शक्ल बनेगी? क्या वो बच्चे क्लेम नहीं कर पाएंगे? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सूरह नूर की तरफ, सूरह निसा की तरफ, और आयत है कि दादा की जायदाद में पोतों का भी हिस्सा है, उनके कजिन्स का भी हिस्सा है। तो अब ये फैसला, मेरा ख्याल है, मेरी नाक़िस अक़ल है, मैं ना तो आलिम दीन हूँ ना इतना बड़ा पढ़ाकू आदमी हूँ, ये उससे मुतसादिम है। ये फैसला जाना चाहिए इस्लामी नज़ाती काउंसिल में, वहाँ इसको वेट होना चाहिए। क्या वेट है? दादा की विरासत में पोते का, पोतियों का हक है और वो उनको मिलेगा। सिंपल सी कहानी है और इसको बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, हम देखते हैं कि 127 ममालिक में से 121वें नंबर पर है पाकिस्तान हक़ विरासत देने में। मज़हब ने जिन बातों का वाज़ेह हुक्म दे दिया है, उन मामलात पर आखिर हमें अदालत में जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? अदालत में जाने की तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है ना कि उसी मज़हब के मुताबिक आपको अपना सिस्टम जो है और जिस तरीके से विरासत डिस्ट्रीब्यूट होनी है उसको तकसीम करना होता है। और औरत का हक़ तो मिलता है पाकिस्तान में। मतलब मैं इसलिए कह सकता हूँ इसको बड़े क्लेम करके कि रिसेंटली मेरे फादर और मदर की डेथ हुई है, उनकी जो प्रॉपर्टी छोड़ी है उसमें मेरी बहनें भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। हम अदालत में, और इतना स्विफ्ट सिस्टम है, इतना आसान सिस्टम है कि सेशन कोर्ट में गए, जज ने सबको बुलाया, उन्होंने पूछा उनसे कि जी आप हाजिर, आप हाजिर, आप हाजिर। उन्होंने सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया और वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जारी कर दिया। उसके ज़रिए जाके उसको कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर दिया, उन्होंने पेपर दिए कि ये बना के लाए और आप सबकी जो है इसमें विरासत हो जाएगी उस प्रॉपर्टी में। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट का इस चीज़ से मतलब क्या है, क्या वो कहना चाहती है। क्योंकि जब आपके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उसमें बहनें भी शामिल होती है, भाई भी शामिल होते हैं, और उसके मुताबिक कुरान पाक ने न सिर्फ ये कि उसके मतलब जैसे अभी NBC कह रहे थे, न सिर्फ ये कि उसका उन्होंने तरीका बता दिया बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन और उनके परसेंटेज भी बता दी कि कितना जाएगा। और ये भी बता दिया कि अगर किसी औरत की बेटी है सिर्फ तो उसके अपना जो हस्बैंड के भाई हैं या चचा हैं उनको भी शामिल कर ले, जब तक वो लिख के ना दे। मेरी नजर में तो एक बहुत बड़ा सिस्टम मौजूद है, उसके अंदर कंफ्यूजन पैदा करना, और ये कंफ्यूजन पैदा होगी इस किस्म के फैसलों से। पता नहीं ऑनरेबल जजेस ने क्या सोच के कहा है, लेकिन मेरी नजर में पाकिस्तान में विरासत का हक वहाँ बहुत सारे रूरल एरियाज में होता है जहाँ आप कुछ शादी करवा देते हैं किसी, वो कर्ब होना चाहिए। मेरा कुरान शरीफ शादी कराए थे। ठीक है, वक्त की कमी के सबब मुझे अतर की जानिब बढ़ने। अतर, अक्सर खवातीन को तो अवेयरनेस ही नहीं होती, खवातीन विरासत में अपना हिस्सा आखिर लेंगी कैसे? देखिए जी, इसकी जो लीगल साइड है वो सब लोगों ने एक्सप्लेन कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या पता किसी स्पेसिफिक मुकदमे में कोई फैसला दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि एज ए पाकिस्तानी जो है ना, हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि हम फ़लस्तीन की बेटियों की, कश्मीर की बेटियों का मुकदमा लड़ते हैं। मगरिब में जो हमारी औरतों के साथ सलूक होता है कि उनको ये हक नहीं मिल रहा, उनको वो हक नहीं मिल रहा, लेकिन एज ए नेशन हम अपनी ख्वातीन को ये हक देने में नाकाम रहे। ये चंद पढ़े लिखे खानदानों का मसला नहीं है, ये उन लोगों का मसला है जो रूरल एरियाज में, वो खातून जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसकी शादी कुरान मजीद के साथ कर दी जाती है, जिसको विरासत में हक नहीं दिया जाता। हमारे लिए ये शर्म का मुकाम है कि आज हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी औरतों को अभी भी हक नहीं मिला। ठीक नाज़रीन, इसी के साथ मुझे, मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।